हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो एक अंडररेटेड वैम्पायर मूवी। ये मेरी फेवरेट वैम्पायर मूवी है, इसलिए अगर इंट्रो थोड़ा लंबा हो जाए तो पहले ही सॉरी। इसका नाम है 30 डेज ऑफ नाइट और ये 2007 में रिलीज हुई थी। ये मूवी बेस्ड है सेम नाम की कॉमिक बुक सीरीज पर। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है और एंडिंग भी इसकी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। इसमें एक ऐसे टाउन की कहानी दिखाई गई है जिसमें एक साल में एक बार 30 दिनों के लिए सूरज नहीं निकलता। तो 30 दिन तक अगर अंधेरा रहे तो क्या कुछ गलत हो सकता है, ये आप इस मूवी में देखोगे। इसका कॉन्सेप्ट उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि पर्ज सीरीज का। उसमें साल में एक दिन सारे क्राइम्स लीगल कर दिए जाते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जगाते हैं। ये इस चैनल की पहली वैम्पायर मूवी है और इसकी खास बात यह है कि इसे प्रोड्यूस किया है सैम रेमी ने। और जैसा कि आपको पता होगा, मैं सैम रेमी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर उनका नाम किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ा है तो उस मूवी में जरूर कुछ ना कुछ बात तो होगी ही। जो लोग सैम रेमी को नहीं जानते उन्हें बता दूं कि उन्होंने इविल डेड सीरीज और स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी जैसी मूवीज डायरेक्ट की हैं और एमसीयू की आने वाली मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वही डायरेक्ट करने वाले हैं। और ये एमसीयू की पहली हॉरर मूवी हो सकती है। साथ ही उन्होंने द ग्रज सीरीज, पोल्टरगाइस्ट, डोंट ब्रेथ और 2013 में आई इविल डेड जैसी मूवीज भी प्रोड्यूस की हैं। तो सैम रेमी एक बहुत ही बड़ा नाम है। मेरे ख्याल से इतना इंट्रोडक्शन काफी है, बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे इस मूवी से जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स के साथ, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है अलास्का के बैरो टाउन से, जहाँ के लोग हर साल आने वाले 30 डेज ऑफ नाइट की तैयारियां कर रहे थे। ये सर्दियों का ऐसा पीरियड है जिसमें एक महीने लंबी पोलर नाइट होती है, यानी 30 दिन तक सूरज नहीं निकलता। आज सूरज का आखिरी दिन था और ज्यादातर लोग 30 दिन के लिए अंधेरे में फंसे नहीं रहना चाहते, इसलिए वो सब टाउन से जा रहे थे। इधर हम देखते हैं एक स्ट्रेंजर को जो कि एक बड़े से शिप में उस टाउन तक आया था। टाउन का शेरिफ एबन डेप्यूटी बिली के साथ एक जगह पहुंचता है जहां किसी ने शहर के सारे सैटेलाइट फोन्स जला रखे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते, वो उसे किसी की शरारत समझते हैं। वो वापस पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में ब्रावर मिलता है। उसका ट्रक खराब हो गया था और वो उसे ठीक कर रहा था। वहां पर एबन को रेडियो पर रिपोर्ट मिलती है कि किसी ने जॉन रीस के सारे कुत्तों को मार दिया है। जॉन के पास सारे स्लेड डॉग्स थे जो कि टाउन से बाहर जाने के काम आ सकते थे। ये सब वो स्ट्रेंजर ही कर रहा था। वो टाउन के कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को सैबोटाज कर रहा था। उधर हम देखते हैं एबन की वाइफ स्टेला को। स्टेला बहुत पहले एबन को छोड़कर चली गई थी। वो अलास्का फायर डिपार्टमेंट में काम करती थी और काम की वजह से ही बैरो आई थी, लेकिन एबन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अपना काम पूरा करके अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उसका ट्रक चलने लायक नहीं बचा था। वो एबन को कॉल करके उससे मदद मांगती है। एबन खुद जाने के बजाय बिली को उसकी मदद करने के लिए भेज देता है। वो खुद जॉन के घर जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब कौन कर सकता है। वो उन्हें हौसला देकर वहां से चला जाता है। उधर बिली स्टेला के पास पहुंच जाता है और जल्दी से उसे एयरपोर्ट तक लेकर जाता है, लेकिन तब तक एयरपोर्ट बंद हो चुका था और अब स्टेला एक महीने के लिए उसी टाउन में फंस चुकी थी। एबन वापस स्टेशन जाता है और वहां हम देखते हैं उसकी ग्रैंड मदर हेलन और उसके छोटे भाई जेक को। हेलन उसे एक और रिपोर्ट देती है जो कि आई थी यूटिलिडोर से। एबन जल्दी से यूटिलिडोर पहुंचता है। वहां उसे कार्टर और विल्सन मिलते हैं। एबन को पता चलता है कि किसी ने विल्सन के हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसे पता था कि ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब वो कर क्यों रहा है। उधर हम देखते हैं गस को, जो कि उस टाउन के सारे कनेक्शंस हैंडल करता था। उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो एक टॉर्च लेकर बाहर चेक करने जाता है। वहाँ कई सारे वैम्पायर्स उसे घेर लेते हैं और उसे मार कर उसका खून पी जाते हैं। इधर हम देखते हैं उसी स्ट्रेंजर को जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा था। वो वहाँ की एक वर्कर से बदतमीजी कर रहा था। तभी बैन वहाँ पहुँच जाता है। वो उसे चुपचाप बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी पीछे से स्टेला उसके ऊपर गन तान देती है। वो स्टेला के ऊपर भी हमला करने लगता है, लेकिन एबन उसे पकड़ लेता है। वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तब स्टेला भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। वो उसे स्टेशन में ले जाकर लॉक कर देता है। उधर हम देखते हैं 3 रिफाइनरी वर्कर्स को जो कि मस्ती करते हुए अपने घर जा रहे थे। अचानक एक वैम्पायर उनमें से एक को पकड़कर ले जाता है। वैम्पायर इतना ज़्यादा तेज था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। वो कुछ भी समझ नहीं पाए थे। तभी अचानक उनके साथी की बॉडी उनके बीच में आकर गिर जाती है। ये देखकर लड़की तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन दूसरे आदमी को भी वैम्पायर्स पकड़ लेते हैं।
इधर एबन उस स्ट्रेंजर से पूछताछ कर रहा था, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी अचानक उनका कंप्यूटर बंद हो जाता है। एबन गस को कॉल करता है, लेकिन फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। तब वो स्ट्रेंजर उन्हें कहता है कि छुप जाओ, वो सब आ रहे हैं, और तभी पूरे टाउन की पावर भी चली जाती है। ये सीन आपने पहले भी कहीं देखा है, बिल्कुल सही, रॉन्ग टर्न 5 में। वो म्यूटेंट्स मेनार्ड को छुड़ाने के लिए यही सब करते हैं, और मेनार्ड भी पुलिस ऑफिसर को बिल्कुल इसी तरह डराता है। एबन जल्दी से गस को चेक करने के लिए जाता है और उसे वहाँ गस का सर कटा हुआ मिलता है। वो जल्दी से टाउन में जाकर सबको घर में रहने के लिए वार्न कर देता है। सभी अपने घरों में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि एक वैम्पायर जॉन के घर में घुस जाता है और उसकी वाइफ को ले जाता है। वो उसे घरों के नीचे से घसीट कर ले जा रहा था। जॉन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और इसी कोशिश में वैम्पायर उसे जख्मी भी कर देता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाता। एबन स्टेशन में जाकर उस स्ट्रेंजर से स्ट्रिक्टली पूछताछ करता है, लेकिन वो तब भी उसे कुछ नहीं बताता। तब वो खुद उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। स्टेला भी उसके साथ जाती है। रास्ते में अचानक उसे कुछ दिखाई देता है और वो ट्रक से निकलकर चेक करता है। स्टेला बाइनोक्यूलर से चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है। वो जल्दी से एबन को ट्रक में बैठने के लिए कहती है। वो दोनों जल्दी से ट्रक में बैठ जाते हैं और स्टेला पूरी स्पीड से ट्रक भगाने लगती है। तभी एक वैम्पायर पीछे से आकर उनके ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। एबन उसे शूट करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब स्टेला उसे किसी तरह ट्रक से नीचे गिराकर वहां से निकल जाती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था कि वो क्या था। तभी उन्हें रेडियो पर हेलन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो दोनों जल्दी से स्टेशन पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ खून पड़ा था। वहाँ पर ना तो हेलन थी और ना ही जेक, लेकिन वो स्ट्रेंजर अभी भी वहीं था। वो कहता है कि वो मुझे नहीं लेकर गए, और यहाँ हमें वो वैम्पायर्स ठीक से दिखाए जाते हैं। उनका लीडर था मार्लो, जो कि उन्हें ऑर्डर देता है कि सबके सरधड़ से अलग होने चाहिए, हमें किसी को बदलना नहीं है। उनकी भाषा भी बिल्कुल अलग थी। उसके ऑर्डर के बाद सभी वैम्पायर्स अपना काम शुरू कर देते हैं। वो लोगों को घर से निकाल कर मार रहे थे, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, वो सभी को मार रहे थे। देखते ही देखते वहाँ लाशों का ढेर लग जाता है और पूरा टाउन सफ़ेद से लाल हो जाता है। एबन और स्टेला उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ उन्हें बचे हुए लोग मिलते हैं, जिनमें के जेक भी था। एबन उसे देखकर बहुत खुश होता है। एबन उन सबको कहता है कि उन्हें किसी सेफ प्लेस पर जाना होगा। वो सब एक घर के एटिक में छुपने का प्लान बनाते हैं, जो कि बिल्कुल छुपी हुई थी। एबन उन सबको एटिक तक पहुंचने के लिए कहता है और वो खुद स्टेला के साथ कुछ हथियार लेने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में ही वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं और उनका ट्रक उठाकर पलट देते हैं। वो उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालने लगते हैं। तभी ब्रावर वहां अपना ट्रक लेकर पहुंच जाता है और वैम्पायर्स को ले जाकर सीधा दीवार में घुसा देता है। स्टेला जल्दी से भागकर उसके ट्रक में बैठ जाती है। एबन भी किसी तरह भागकर चलते हुए ट्रक पे चढ़ जाता है। वो तीनों वहां से निकलकर सीधा उसी घर पर जाते हैं। वहां जाकर वो एटिक चेक करते हैं और देखते हैं कि बाकी सब भी वहां पहुंच चुके थे। एबन उन सबको कहता है कि वो थोड़े दिन तक यहीं छुप कर रहेंगे। बाद में वो स्टोर तक जाकर वहां से सारा ज़रूरी सामान इकट्ठा करके यूटिलिटी डोर तक चले जाएंगे, जहां वो पूरा महीना आराम से निकाल सकते हैं। उधर हम देखते हैं कि मार्लो स्ट्रेंजर के पास जाता है और उसे शुक्रिया बोलकर उसकी गर्दन मरोड़ देता है। उन सबको एटिक में छुपे हुए 6 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन अचानक उन्हें बाहर एक औरत दिखाई देती है, जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। एबन छतों के ऊपर वैम्पायर्स को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये एक ट्रैप है। फिर भी वो बाहर जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि सारे वैम्पायर्स मिलकर उसे टॉर्चर कर रहे थे और आखिर में वो सब उसे मार कर वहाँ से चले जाते हैं। एबन उसे बचा नहीं पाता, लेकिन उसे वहाँ जॉन मिलता है, जो कि घर के नीचे छुपा हुआ था। एबन उसे बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है, वो देखता है कि जॉन भी उनमें से एक बन चुका था, और वो इसलिए क्योंकि एक वैम्पायर ने उसे जख्मी कर दिया था। जॉन एबन को काटने की कोशिश करता है। तब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो वहाँ रखी एक कुल्हाड़ी उठाकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। वापस आकर वो सबको ये बात बता देता है। जॉन से लड़कर एबन का बुरा हाल हो चुका था। वो आराम करने लगता है। तभी विल्सन का डैड अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और वहाँ से निकलकर बाहर जाने लगता है। स्टेला और विल्सन किसी तरह उसे रोकते हैं। तब वो उन्हें बाथरूम में जाने के लिए कहता है। वो उसे बाथरूम में जाने देते हैं और बाहर उसका वेट करते हैं। तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। विल्सन देखने जाता है, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा उसे लॉक्ड मिलता है। किसी तरह वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि उसका डैड खिड़की से निकलकर भाग चुका था। वो बिना कुछ सोचे समझे उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। शोर सुनकर एक वैम्पायर भी उस घर में घुस जाता है। एबन स्टेला को लेकर छुप जाता है। जैसे ही वो वैम्पायर उन तक पहुंचने लगता है, तभी विल्सन बाहर चिल्ला पड़ता है और वो वैम्पायर बाहर जाकर उसे मार देता है। मौका देखकर एबन और स्टेला जल्दी से एटिक में पहुंच जाते हैं।
18वें दिन वहाँ तूफान आता है और उसका फायदा उठाकर वो सब स्टोर तक पहुँच जाते हैं। वो सब सप्लाईज इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं एक छोटी बच्ची को जो कि किसी का खून पी रही थी। वो कार्टर के ऊपर हमला कर देती है। तब ब्रावर, स्टेला और एबन उसे पकड़कर दीवार से लगा देते हैं और जेक कुल्हाड़ी से उसका सर काट देता है। वो सप्लाईज तो जमा कर लेते हैं, लेकिन तब तक तूफान शांत हो जाता है और वो स्टोर में ही फंस जाते हैं। उन्हें वहाँ से निकलना था, इसलिए वो सब किसी तरह पुलिस स्टेशन तक जाने का प्लान बनाते हैं। स्टेला कहती है कि वैम्पायर्स को सूरज पसंद नहीं है, इसीलिए वो अंधेरे में यहाँ आए हैं। जेक कहता है कि हेलन के घर में एक अल्ट्रावायलेट लाइट है जिससे वो अपने पौधे उगाती थी। एबन कहता है कि वो वैम्पायर्स का ध्यान बटाएगा और हेलन के घर में जाकर उनके ऊपर उस लाइट का यूज करेगा। इतने में बाकी सब पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। ये कहते ही वो वहां से शोर मचाते हुए भागने लगता है। वैम्पायर्स भी उसके पीछे लग जाते हैं। इधर बाकी सब स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तभी एक वैम्पायर उनमें से एक आदमी को पकड़कर मार देती है। वो सब जल्दी से वहां से भागकर स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। स्टेला देखती है कि वहां वो स्ट्रेंजर भी नहीं था। उधर एबन किसी तरह हेलन के घर पहुंचकर जनरेटर स्टार्ट कर लेता है। वो लाइट को लेकर बिल्कुल तैयार बैठा था। तभी वैम्पायर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। मार्लो अपनी लवर आइरिस को अंदर भेजता है और जैसे ही वो अंदर आती है एबन लाइट ऑन कर देता है, जिससे वो बुरी तरह जल जाती है। एबन को पता था कि अब वो जनरेटर को बंद कर देंगे। वो जल्दी से पीछे के रास्ते से भाग जाता है। सारे वैम्पायर उसका पीछा करते हैं, लेकिन मार्लो वहीं रुकता है। आइरिस बुरी तरह तड़प रही थी, इसलिए वो उसे मार देता है। उधर ब्रावर कहता है कि अब ध्यान बटाने की बारी उसकी है। वो एक जेसीबी लेकर वहां पहुंच जाता है और सभी वैम्पायर्स को मारने लगता है। वो बड़ी बहादुरी से उनका सामना करता है, लेकिन आखिर में जब उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती तो वो जेसीबी को एक बिल्डिंग में घुसा देता है और जैसे ही वैम्पायर्स उसमें घुसने लगते हैं वो खुद को ब्लास्ट से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार जाती है क्योंकि वो जिंदा बच जाता है। तभी मार्लो वहां पहुंच जाता है और वो कहता है कि जब इंसान का किसी ऐसी ताकत से सामना होता है जिसे वो तबाह नहीं कर पाता, तब वो खुद को ही तबाह कर लेता है। ये कहकर वो ब्रावर का सर कुचल देता है। उधर एबन भी स्टेशन में पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि कार्टर भी उनमें से एक बनता जा रहा है। तब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो उसे अकेले में ले जाकर मार देता है। अब वो सिर्फ 5 लोग बचे थे। वो सब वहीं पर छुपे रहते हैं। 27वें दिन अचानक एबन देखता है कि एक घर में से कोई उन्हें टॉर्च से सिग्नल दे रहा था। वो देखता है कि वो बिली है। वो बिना कुछ सोचे समझे स्टेला के साथ उस घर तक भागने लगता है। वो देखते हैं कि बिली अभी भी जिंदा था, लेकिन उसने अपनी वाइफ और 2 बेटियों को मार दिया था। बिली कहता है कि उसकी बारी पर गन जाम हो गई थी। ये देखकर एबन को बहुत दुख भी होता है और उसके ऊपर गुस्सा भी आता है। वो उसे कहता है कि फैमिली को बचाते हैं, मारते नहीं हैं। वो दोनों किसी तरह बिली को स्टेशन तक ले आते हैं, लेकिन उन्हें स्टेशन में कोई भी नहीं मिलता। वो सोचते हैं कि शायद बाकी सब यूटिलिडोर में चले गए हैं। वो भी छुप छुप कर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर एक छोटी लड़की गेल दिखाई देती है। उसके पीछे पीछे एक वैम्पायर भी चल रहा था, लेकिन फिर भी स्टेला बाहर निकल कर उसे पकड़ लेती है। वैम्पायर उसके पीछे आता है। एबन स्टेला को वहां से भेज देता है और उस वैम्पायर का ध्यान बटाता है। यहाँ वो तीनों अलग हो जाते हैं। किसी तरह बचते हुए एबन यूटिलिडोर तक पहुंच जाता है। वहां उसे जेक और बाकी सब तो मिल जाते हैं, लेकिन स्टेला नहीं मिलती। तभी बिली भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसका पीछा करते हुए एक वैम्पायर भी वहां पहुंच चुका था। वो बिली पर हमला कर देता है और उसकी आवाज़ सुनकर बाकी सब उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। वैम्पायर उन सब पर भारी पड़ता है। वो एबन को मारने ही वाला था, तभी बिली उसे श्रेडर में धकेल देता है, लेकिन उसके साथ बिली का हाथ भी श्रेडर में कट जाता है। उससे भी ज़्यादा परेशानी वाली बात यह थी कि वो भी वैम्पायर बनता जा रहा था। तब एबन कुल्हाड़ी उठाकर उसका भी सर काट देता है। एबन स्टेला से वॉकी टॉकी के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब अंधेरे का आखिरी दिन आ चुका था। मार्लो सभी वैम्पायर्स को कहता है कि उन्होंने सदियों तक इंसानों को यही विश्वास दिलाया है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना है। वो किसी भी हालत में कोई सबूत नहीं छोड़ सकते। वो पूरे टाउन को जलाने का ऑर्डर दे देता है। एबन स्टेला से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार वो उसे रिप्लाई कर देती है। वो कहती है कि वो एक कार के नीचे छुपी है। एबन उस कार को देख लेता है। तभी सारे वैम्पायर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। वो तेल की पाइपलाइन तोड़ देते हैं, जिससे पूरे टाउन में तेल फैल जाता है। मार्लो वहां आग लगा देता है और देखते ही देखते पूरा टाउन जलने लगता है। एबन को पता था कि स्टेला के पास 2 चॉइस हैं। अगर वो वहीं पर छुपी रही तो जलकर मर जाएगी, और अगर वहां से निकलेगी तो वैम्पायर्स उसे मार देंगे। एबन के पास कोई चॉइस नहीं बचती, तब वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। वो बिली का खून निकाल कर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। देखते ही देखते वो भी बदलने लगता है।
वो बाहर जाकर मार्लो से भिड़ जाता है। तभी जेक स्टेला को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और वो वहाँ से निकल जाती है। मार्लो के पास सदियों का एक्सपीरियंस था। वो एबन को बहुत बुरी तरह मार रहा था, लेकिन एबन के पास हिम्मत थी। जैसे ही मार्लो उसे खत्म करने के लिए उस पर झपटता है, एबन अपना हाथ उसके मुंह में घुसाकर आर पार कर देता है। मार्लो को मरा देखकर बाकी वैम्पायर्स भी वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी बाहर निकल जाते हैं। स्टेला और एबन एक साथ बैठकर सूरज को उगता हुआ देखते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है, एबन जलने लगता है और स्टेला के हाथों में ही जलकर वो मर जाता है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एंड में एबन ऐसा कुछ कर जाएगा। आल्दो उसने बिली को कई बात साबित करके दिखाई कि फैमिली को बचाते हैं, मारते नहीं हैं। बिली ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था और खुद जिंदा बचने की कोशिश कर रहा था, और उससे बिल्कुल उल्टा एबन ने अपनी जान दे दी स्टेला को बचाने के लिए, जबकि स्टेला उसे छोड़कर बहुत पहले जा चुकी थी। तो मूवी में बहुत सारी सीख और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग लाइंस भी हैं। तो इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है जो कि आप जल्दी ही देखोगे। उसमें इसके आगे की स्टोरी दिखाई गई है और इन वैम्पायर्स के बारे में भी थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स दी गई है। जैसा कि आपने देखा कि वो वैम्पायर्स एक शिप के जरिए उस टाउन तक पहुंचे थे और दिन में वो बाहर नहीं निकल सकते थे, इसलिए वो उस स्ट्रेंजर को साथ लाए थे जिसने उनके लिए सब सेटअप किया। बदले में उन्होंने उसे भी बिल्कुल उनकी तरह अमर बनाने का वादा किया था, लेकिन बाद में मार्लो ने उसे मार डाला, जो कि ऑब्वियस भी था क्योंकि इंसानों को वो कुछ भी नहीं समझते थे, जो कि उसने अपनी बातों से कई बार जाहिर भी किया। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी में वैम्पायर्स ने बिल्कुल ओरिजिनल लैंग्वेज बोली है, जो कि न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने स्पेशल इस मूवी के लिए लिखी है। ये मूवी न्यूजीलैंड में ही शूट की गई है, इसलिए इसमें आधे से ज़्यादा कास्ट ऑस्ट्रेलियन है। इसकी कॉमिक के राइटर स्टीव नाइल्स ने यह कहानी ओरिजिनली फिल्म के लिए लिखी थी, लेकिन किसी भी स्टूडियो ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तब उन्होंने इसे कॉमिक बुक बनाकर पब्लिश कर दिया, और इसके बाद जिस स्टूडियो ने उस कहानी को रिजेक्ट कर दिया था, उसने कॉमिक बुक वाले वर्जन को सिलेक्ट कर लिया। ये मूवी ज़्यादातर दिन में शूट की गई है, जो कि इसे देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता। पहले इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए सैम रेमी को चुना गया था, लेकिन उन्होंने इसे प्रोड्यूस करना ज़्यादा ठीक समझा। कॉमिक्स में इन सब वैम्पायर्स का हेड बैरो में जाता है सभी वैम्पायर्स को रोकने के लिए, ताकि उनके अस्तित्व का किसी को पता ना चल सके। इस मूवी को 80 दिनों के अंदर शूट किया गया है। जितने भी वैम्पायर्स आपने देखे उन सब के नाम भी थे, जो कि मूवी के एंड क्रेडिट्स में दिखाए गए। कॉमिक्स में हीरो का नाम एबन ओलमॉन था, जिसे मूवी में बदलकर एबन ओल्सन कर दिया। मूवी में जितनी भी स्नो आपने देखी वो सब असली थी। ऑस्ट्रेलिया में इस मूवी को R18+ का सर्टिफिकेट मिला था, लेकिन अपील करने के बाद इसे 15+ कर दिया, जिससे एक वाइडर ऑडियंस तक ये मूवी पहुंच पाई। इस मूवी का वर्किंग टाइटल क्रैकर्स इन अलास्का था। ये मार्क बून जूनियर की पहली फिल्म नहीं है जिसमें वो वैम्पायर से लड़ते हैं और उनके हेड के हाथों मारे जाते हैं। इससे पहले 1998 में आई वैम्पायर्स मूवी में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ है। ये मूवी बहुत ज़्यादा सिमिलर है स्टीफन किंग की स्टोरी सेलम स्लॉट से। दोनों स्टोरीज में एक टाउन पर वैम्पायर्स हमला करते हैं और कई सारे लोगों को मार देते हैं। कुछ गिने चुने लोग बचते हैं जो उनका सामना करते हैं। सेलम स्लॉट के हेड वैम्पायर का नाम बार्लो है और इस मूवी के हेड वैम्पायर का नाम मार्लो है। जैसे इस मूवी में उस स्ट्रेंजर ने वैम्पायर्स के आने की तैयारी की थी, वैसे ही सेलम स्लॉट में भी दिखाया है। दोनों स्टोरीज में एंड में टाउन जल जाता है, उसमें हीरोज जला देते हैं और इसमें विलेंस। दोनों में मेन कपल में से एक वैम्पायर बन जाता है, इसमें एबन और उसमें सूजन। दोनों ही स्टोरीज में हेड वैम्पायर मारा जाता है और बाकी वैम्पायर्स भाग जाते हैं। तो सेलम स्लॉट के ऊपर पहले भी 2 मिनी टीवी सीरीज आ चुकी हैं, लेकिन अब इसके ऊपर मूवी भी आ रही है, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं हॉरर मास्टर जेम्स वॉन, और उसका स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं गैरी डॉबरमैन, जिन्होंने एनाबेल कम्स होम डायरेक्ट की है और इट के दोनों चैप्टर्स का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। तो मूवी ज़बरदस्त होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।